तो हम लोग ऑपरेशन रिसर्च में कल गेम थ्योरी को डिस्कस कर रहे थे। इसमें हम लोग आई थिंक आज हमने क्या क्या डिस्कस करा था। सबसे पहले गेम थ्योरी क्या होती है, उसके बाद 2% जीरो सम गेम का क्या मतलब है, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस करा था पिछले लेक्चर में। इसके अलावा स्ट्रेटेजीज के बारे में, प्योर स्ट्रेटेजी और मिक्स स्ट्रेटेजी। प्योर स्ट्रेटेजी में क्या होता है, आपके पास एक सैडल पॉइंट आएगा, ठीक है। उस सैडल पॉइंट अगर वो मिल रहा है आपका, देन दैट इज ए प्योर स्ट्रेटेजी क्वेश्चन। अगर आपको सैडल पॉइंट नहीं मिल रहा है तो वो मिक्स स्ट्रेटेजी से सॉल्व होगा, ठीक है। तो जो कोई भी प्रॉब्लम है, सबसे पहले आपको सैडल पॉइंट ढूंढने की कोशिश करनी है। अगर नहीं मिल रहा है देन वी हैव टू गो फॉर द मिक्स स्ट्रेटेजीज प्रॉब्लम। इसके बाद हमने एक और इम्पोर्टेंट चीज समझी थी, डोमिनेंस रूल, ठीक। तो आज हम लोग इसमें मेथड विदाउट सैडल पॉइंट, जब आपके पास सैडल पॉइंट ना मिले, ठीक है, यानी वो जो डिब्बा स्क्वायर बॉक्स एंड आप सर्कल बना रहे थे वो आपको एक कॉमन पॉइंट पे ना मिले, देन व्हाट वी हैव टू डू, ठीक है। आपको एक कॉमन पॉइंट ना मिले देन हमें क्या करना चाहिए वो समझेंगे, ठीक। तो इसमें हम लोग अलजेब्रिक मेथड, अर्थमेटिक मेथड, ग्राफिकल मेथड और लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है अलजेब्रिक मेथड, जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, दैट इज ऑडमेंट्स मेथड। उसमें बेसिकली ये जो अलजेब्रिक मेथड है, इट इज ओनली वर्क फॉर 2x2 मैट्रिक्स, यानी 2x2। इसमें आपके पास 2x2 के जो हो, यानी 4 हो आपके पास ऑप्शन खाली, उस वाले मैट्रिक्स को ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जैसे ये एग्जांपल है आपका, वी हैव प्लेयर ए एंड प्लेयर बी एंड विद द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल सेलेक्ट द फर्स्ट ऑप्शन इज P1 and with the probability that he will select the second option is P2, ठीक है। player A will select in two ways, with first option is of probability P1 and second option with P2 probability, ठीक है। और हमें जैसा पता है probabilities का सम P1 plus P2 should be equal to 1, ठीक है। probabilities जो है 1 में से आती है, that's why I have written P1 plus P2 equal to 1. Similarly player B के लिए हमारे पास there are two options, for player B we have two option, first option with probability Q1 and second option with probability Q2, ठीक है। सिमिलरली इसमें भी क्या होगा, Q1 प्लस Q2 की वैल्यू आपके 1 के बराबर होगी, ठीक है। तो अलजेब्रिक मेथड में क्या है, आपको एक सिंपल फॉर्मूला लगाना है, P1 P2 P2 Q1 Q2 फाइंड करने के लिए और वैल्यू ऑफ द गेम फाइंड करने के लिए, ठीक है। एक चीज इंपॉर्टेंट बता देता हूं, आप अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इसका, तो कोई भी वैल्यूज है, सपोज करें यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू ले लीजिए, 9 है, ठीक। तो वैल्यू ऑफ द गेम इन सब के बीच में लाई करेगी। अगर मान लीजिए मैं बोलूं यहाँ पे मेरे A की वैल्यू 10 है, B की वैल्यू 20 है, C की वैल्यू 9 है और D की वैल्यू मेरे पास कुछ वैल्यूज हैं आपके पास 10 20, कुछ भी ले लीजिए, 9 और 8, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो वैल्यू ऑफ द गेम है इसके बीच में कहीं लाई करेगी। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि इससे पहले जो हम मेथड समझ रहे थे जिसमें हमारे पास सैडल पॉइंट आ रहा था, उसमें तो सीधे सीधे आपको टेबल से पता चल जा रही थी, जो कोई A होगा या B होगा, कोई वैल्यू होगी जिसमें Q1 या फिर P1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, किसी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर मान लीजिए P1 की वैल्यू 1 होगी, Q1 की वैल्यू 1 होगी, देन इन दैट केस हमारे पास सैडल पॉइंट मिलेगा, दैट इज A, ठीक है। हमें सैडल पॉइंट मिल जाएगा, वो खत्म बात हो गई। बट इन दिस केस क्या है, अगर हमारे पास सैडल पॉइंट नहीं मिल पा रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनमें से कोई मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, अलजेब्रिक, अर्थमेटिक, ग्राफिकल या लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है। अगर इस वैल्यू ऑफ द गेम जरूरी, ये कंपलसरी है, मतलब मैं आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं कि वैल्यू ऑफ द गेम, अगर मेरे पास वैल्यू ऑफ द गेम आंसर में -2 आई बाद में, ठीक है, दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि वैल्यू ऑफ द गेम शुड बी लाई बिटवीन दीज नंबर्स, ठीक है। मैं आगे और समझाऊंगा कि और कैसे हम लोग को समझना है कि वैल्यू ऑफ द गेम कहां से कहां के बीच में लाई कर सकती है।
बट अभी के लिए समझिए कि जो भी नंबर्स आपके पास, जो भी डाटा आपके टेबल के अंदर है, उसके अलावा वैल्यू ऑफ द गेम बाहर नहीं जा सकती, ठीक है। यानी इसका मतलब वो 8 से 20 के बीच में लाई कर रही होगी कहीं ना कहीं, ठीक है। ये नहीं कि 7 या फिर इससे वाला 21, क्योंकि वो इसके अंदर नहीं है, ठीक। सबसे छोटा नंबर पास आपके पास 8 है और सबसे मैक्सिमम नंबर आपका 20 है, तो वैल्यू ऑफ द गेम शुड बी लाइड बिटवीन 8 एंड 20, ठीक है। These are the formulas which we have to apply for the algebraic method. सबसे पहले हमारे पास है P1 फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला लगाना है D माइनस सी। अगर आपको P1 फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी P1 फाइंड करनी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, D माइनस सी, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, D माइनस सी डिवाइडेड बाई A प्लस डी माइनस B माइनस सी, ठीक है। और अगर आपके पास P1 प्रोबेबिलिटी आ गई, तो हमें P1 की कुछ आंसर आ गया आपके पास, देन हमें जैसे पता है P1 प्लस P2 की वैल्यू आपके पास 1 के बराबर होनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी शुड बी 1। तो इससे आप P2 की वैल्यू इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट विल बी 1 माइनस P1। तो आपको सबसे पहले क्या क्या यूज करना है, ये फॉर्मूले हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए इसको चाहे तो। ये P1 और P2 फाइंड आउट हो जाएगा। ऐसे ही Q1 के लिए फॉर्मूला आपके पास, Q1 कैसे निकालेंगे, इस वाले से। तो उसके लिए क्या है, D माइनस बी, इसको सब्ट्रैक्ट करा और क्रॉस में फिर A डिवाइडेड बाई A प्लस डी माइनस B प्लस सी, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये P1 और Q1 की वैल्यू पता चल जाएगी। सिमिलरली वैल्यू ऑफ द गेम विल बी A मल्टीप्लाइड बाई D माइनस B मल्टीप्लाइड बाई C डिवाइडेड बाई A प्लस D माइनस B प्लस C, ठीक है। ये ध्यान दीजिए, A प्लस D प्लस माइनस B प्लस C हर जगह है, ठीक है। तो ये आपके पास ये जो क्रॉस में आप लिखेंगे वो तो आने ही आने हैं। सबसे पहली बात, आपको ऊपर वाला थोड़ा सा याद करने की जरूरत है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप कोई ना कोई टेक्निक बना सकते हैं जिससे आपको ये फॉर्मूला याद हो सके। तो सिंपल है ये, मतलब आपके पास फॉर्मूले हैं, इनमें आपको वैल्यू पुट करनी है जिससे आपको प्रोबेबिलिटीज P1 Q1, उसके अगर P1 Q1 पता चल गई तो P2 Q2 पता चल जाएगा, और फॉर्मूले लगा के आपको वैल्यू ऑफ द गेम यू कैन फाइंड इट, ठीक। जैसे एग्जाम्पल है आपके पास, वी हैव 2 माइनस 1 1, ठीक है। सबसे पहले आप देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पास सैडल पॉइंट मिल रहा है कि नहीं। तो सैडल पॉइंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग रो मिनिमम निकालते हैं, ठीक है। सो वी हैव 2 रोज, A1 रो एंड A2 रो, वी हैव A1 रो एंड A2 रो। इसमें क्या वैल्यूज हैं आपके पास, 2 और -1 है, तो मिनिमम वैल्यू इज -1, सो आई एम गोइंग टू राइट -1, ठीक। सिमिलरली आपके सेकंड रो में कौन कौन सा ऑप्शन है, सेकंड रो में आपका ऑप्शन है -1 और 1, ठीक है। सो इसमें से छोटा कौन सा, -1 है, तो आई एम राइटिंग इट -1 हियर। जब आपको अब इसके बाद मुझे कॉलम वाइज देखना है, तो B1 कॉलम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग वो निकाल लेते हैं इसके लिए। तो आपके पास 2 -1 है, तो इसमें इसकी वजह से आपके रो मिनिमम आया -1। A2 रो के लिए आपके पास -1 और 1 है, -1 और 1 है, तो उसके लिए क्या वैल्यू आई, -1 आई, ठीक है। अब इन दोनों में से अब ये देखना है कि इन दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी है। तो बोथ आर इक्वल, तो -1 कोई सा भी ले सकते हैं। तो इन दिस क्वेश्चन वी हैव टेकिंग -1, ठीक। अब देखिए -1 है तो बराबर है, कोई भी लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, रो मिनिमम फाइंड आउट करना पड़ता है, जो हमने -1 फाइंड करा। उसके बाद जो रो मिनिमम फाइंड आउट करा उसका मैक्सिमम फाइंड आउट करना पड़ता है, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमें पता है कि एक स्ट्रेटेजी कौन से रहने वाली है, दैट इज गोइंग टू प्ले मैक्स मिन स्ट्रेटेजी। तो पहले उल्टा करते हैं हम लोग, मिनिमम पहले फाइंड आउट करते हैं फिर मैक्सिमम फाइंड आउट करते हैं, जैसे मैंने डिसीजन थ्योरी में भी डिस्कस करा था आप लोगों से। तो ये -1 आया। सिमिलरली अब जब इसको देखेंगे तो यू विल सी कॉलम वाइज अगर देखें, B1 कॉलम के लिए 2 और -1 है, तो मैक्स इन दोनों में कॉलम वाइज हमें कौन सी स्ट्रेटेजी लगानी पड़ती है, मिनी मैक्स वाली स्ट्रेटेजी लगानी पड़ती है। तो सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद उसका मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सो वी हैव 2 और -1, तो इनमें से ग्रेटर मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 2 की है, तो आई एम गोइंग टू राइट इट हियर। सिमिलरली -1 और 1 में से B2 कॉलम के लिए वी हैव -1 एंड 1,
तो इसमें से बड़ी वैल्यू 1 की है, सो आई एम राइटिंग इट हियर। ठीक, अब इनमें से मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 2 और 1 में मिनिमम वैल्यू है 1। ठीक है, तो अब हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो रो के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आ रही है दैट इज -1, और कॉलम के करस्पॉन्डिंग हमारे पास वैल्यू आ रही है 1। ठीक, तो हमारे पास एक चीज समझ में आ रही है, हमें सैडल पॉइंट नहीं मिला। सैडल पॉइंट कब मिलेगा? जब ये दोनों वैल्यूज कॉमन आएंगे। ठीक है, सैडल पॉइंट हमें नहीं मिला। ठीक, लेकिन ये डाटा हमें एक चीज ये बता रहा है कि द वैल्यू ऑफ द गेम शुड बी लाई बिटवीन 1 एंड -1। ये मैं बता दे रहा हूं अभी से, ये 1 और -1 के बीच में कहीं पे वैल्यू ऑफ द गेम लाई करनी चाहिए। ठीक, जब सैडल पॉइंट नहीं मिलता है, बट जो मैक्स मिन स्ट्रेटेजी से आपने जो वैल्यूज निकाली हियर -1 और मिनी मैक्स स्ट्रेटेजी से यहाँ पे जैसे +1, तो इन दोनों के बीच में आपका आंसर वैल्यू ऑफ द गेम कहीं लाई कर रही होगी। ठीक, तो आपको सिंपल क्या करना है, इसमें वैल्यूज फाइंड पुट करनी है जो फॉर्मूला दिया हुआ है। तो डी की जगह यहाँ पे क्या है? डी की जगह आपके पास यहाँ पे 1 है, सो वी कैन पुट हियर 1। सी की जगह क्या है? दैट इज -1, -1 हो गया, यहाँ +1 हो जाएगा यहाँ पे। सिमिलरली ए और डी की वैल्यू पुट कर दीजिए। ए की जगह कौन सा है आपके पास? ए की जगह 2 है, बी की जगह -1 है, सी की जगह कौन सा है? -1 है, और डी की जगह कौन सा है? +1 है। ठीक है, सो आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज यू विल इजिली फाइंड द वैल्यूज ऑफ P1। P1 की वैल्यू आपको 2/5 आएगी, चाहे आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए। उसके बाद आपको P2 निकालनी है, दैट विल बी 1 - P1। तो आपने सीधे वैल्यूज रखी, जब आपके पास P1 आ चुका है 2/5, तो आपने 1 - P1 करके आपने P2 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। एज सिमिलरली आप यू कैन इजिली फाइंड Q1 वैल्यूज बाय पुटिंग द वैल्यू इन दिस फॉर्मूला। ठीक है, इसके बाद आपने Q2 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली 1 - Q1 करके। क्यों? क्योंकि हमें ये पता है Q1 और Q2 का समीशन 1 आना चाहिए। ठीक, इसके बाद सिमिलरली आप जो है वैल्यू ऑफ द गेम फाइंड आउट कर सकते हैं इजिली बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। द वैल्यू ऑफ द गेम हियर विल बी 1/5 विच इज बिटवीन -1 एंड 1। ठीक है, 1/5 जो है -1 और 1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो इससे 2-3 चीजें हमें पता चले, वैल्यू ऑफ द गेम, क्यों प्रोबेबिलिटीज आपके करस्पॉन्डिंग। तो दिस इज द योर आंसर। ठीक, या क्या आंसर आ गया? तो ये क्या दिखा रहा है बेसिकली? आप ये आपको बड़ा मैं थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि ये दिखाना क्या चाह रहे हैं हम लोग। ये तो सिंपल है कि ये बात भी हमें समझ में आती है कि ये वैल्यू आपके आगे, वैल्यू ऑफ द गेम आगे। ठीक है, तो ये चीज दिखा रहा है कि क्योंकि ये प्रोबेबिलिटीज हैं, यहाँ पे P1 और P2 प्रोबेबिलिटीज है, Q1 है Q2 प्रोबेबिलिटीज है, और P1 की वैल्यू आपके पास 2/5 आई है। P1 की वैल्यू मैं यहाँ लिख लेता हूँ 2/5, और P2 की वैल्यू क्या आई है? 3/5 आई है, तो P2 की वैल्यू 3/5 लिख लेता हूं मैं यहाँ पे। Q1 की वैल्यू क्या आई है आपके? 2/5 आई है यहाँ पे, सेम 2/5। और Q2 की वैल्यू क्या आई है आपके पास? Q2 की वैल्यू 3/5 आई है, तो आई एम राइटिंग इट हियर। ठीक, तो सबसे पहली बात, वैल्यू ऑफ द गेम इस टेबल के अंदर कहीं लाई कर रहा है, सबसे पहली बात समझ में आ गई। इसके अलावा ये जो ए प्लेयर है वो 2/, मतलब अगर 5 बार उसको खेलने का मौका मिल रहा है तो उसमें से 2 बार जो है वो फर्स्ट वाले ऑप्शन को चूज करेगा, प्लेयर ए। ठीक है, और मतलब ये प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है, तो ये 2/5 टाइम जो है फर्स्ट वाले ऑप्शन को चूज करेगा, और सेकंड वाले ऑप्शन के लिए वो 3/5 टाइम के लिए वो सेकंड वाले ऑप्शन को चूज करेगा। सिमिलरली बी वाला क्या दिखा रहा है? Q1 और Q2 क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि जो पहला वाला ऑप्शन है बी के लिए वो 2/5 टाइम चूज करेगा, और Q2 के लिए 3/5 टाइम चूज करेगा। ठीक है, सेकंड वाले ऑप्शन के लिए प्लेयर बी, और वैल्यू ऑफ द गेम इन बिटवीन कहीं लाई कर रही होगी, जरूरी है। ठीक, तो मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक सिंगल स्ट्रेटेजी से इसमें काम चला लेंगे। जब आपके पास सैडल पॉइंट मिल जाता है तो आप तो सीधे बता सकते हैं कि ये वाली स्ट्रेटेजी आप यूज करेंगे, ये वाली स्ट्रेटेजी यूज करेंगे, बट इसमें क्या प्रोबेबिलिटीज आ रही हैं। सो हमें ये बताना पड़ेगा कि इतनी प्रोबेबिलिटीज के लिए ये हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज करेगा, इतनी प्रोबेबिलिटी के लिए सेकंड वाला। ठीक है, इस तरह से और वैल्यू ऑफ द गेम जरूरी है कि कई बार बच्चे, मतलब मैंने देखा है कि कई बार जो है आंसर कॉपीज में क्या करते हैं कि इनसे बाहर निकाल देते हैं। अगर मैं कहीं किसी से बोलूं कि वैल्यू ऑफ द गेम मेरा आंसर में 3 आया है, तो उसको दिमाग में ये आना चाहिए कि टेबल में कहीं 3 के बीच कहीं 3 है ही नहीं, बीच में है ही नहीं। -1 सबसे छोटा है और 2 सबसे बड़ा है, तो -1 से 2 के बीच से होनी चाहिए। ठीक, और स्पेसिफिक बताऊं तो आप जब इसमें रो मिनिमम और रो कॉलम करके जब मिनीमैक्स और मैक्सिमिन लगाएंगे तो उन दोनों के बीच में वैल्यू लाई करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है कि -1 to 1 के बीच में वैल्यू लाई ही करनी चाहिए। ठीक, so this is a simple algebraic method
जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं ऑडमेंट मेथड से, ठीक है। तो आई थिंक इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सिंपल फॉर्मूले लगाने, ठीक। इसका एक और अलजेब्रिक मेथड का एक और अल्टरनेटिव मेथड है, ठीक है, इसको अल्टरनेटिव मेथड से जानते हैं हम लोग। सो इसमें क्या करना होता है, ध्यान से देखिए। इसमें हमारे पास वी हैव 2 प्लेयर्स, जैसे हमेशा होता है, वी हैव 2 प्लेयर्स, और ये भी हमारा 2x2 मैट्रिक्स के लिए ही काम करेगा, ठीक है। यानी आपका 4 ऑप्शन होंगे टोटल, ठीक। सो पहला वाला एक ऑप्शन है आपका x1 प्लेयर ए के लिए, और दूसरा वाला ऑप्शन है x2। सिमिलरली बी प्लेयर के लिए आपका पहला वाला ऑप्शन है y1 और दूसरा वाला y2, ठीक, विथ प्रोबेबिलिटीज p एंड 1 - p, ठीक है। फॉर बी प्लेयर बी एंड फॉर प्लेयर ए वी हैव प्रोबेबिलिटीज विद q एंड 1 - p, ये प्रोबेबिलिटीज दिखा रहे हैं, ठीक है। सो इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक्सपेक्टेड गेन निकालते हैं। सबसे पहले एक्सपेक्टेड गेन कैसे निकालेंगे, उसके लिए आपको एक्सपेक्टेड गेन इस तरह से लिख लेनी है टेबल में। सो इसको निकालेंगे कैसे, p मल्टीप्लाइड बाई 4 और 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 - p। आपने यहाँ पे एक्सपेक्टेड गेन लिख लिया इस तरफ, ठीक। सिमिलरली यहाँ नीचे की तरफ लिखेंगे एक्सपेक्टेड गेन, दैट विल बी p मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 1 - p मल्टीप्लाइड बाई 10, ठीक है। तो दिस इज द एक्सपेक्टेड गेन, ठीक है। सिमिलरली q के लिए हमने निकाल सकते हैं, दैट विल बी q मल्टीप्लाइड बाई 4 1 - q मल्टीप्लाइड बाई 1, तो उसको हमने इस तरफ लिख लिया, दैट विल बी 4q प्लस 1 - q। सिमिलरली q मल्टीप्लाइड बाई 2 और 1 - q मल्टीप्लाइड बाई 10, ठीक है। तो दैट विल बी 2q प्लस 10 1 - q, ठीक। तो अब हमें क्या करना होगा, इसमें सिंपल है, आपको 4p प्लस 2, ये क्या दिखा रहा है, एक्सपेक्टेड गेन दिखा रहा है, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू, ये दोनों की वैल्यू, ये p वाले की और q वाले की वैल्यूज बराबर होंगी, ठीक है। तो 4p प्लस 2 1 - p शुड बी इक्वल टू p प्लस 10 1 - p के बराबर होनी चाहिए। तो उससे आपको p की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। सिमिलरली जब आपको q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इन दोनों को बराबर रख दीजिए, 4q प्लस 1 - q इक्वल टू, इसके बराबर रखेंगे आप 2q प्लस 10 1 - q के बराबर, ठीक है। तो इससे आपको q की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक। तो आपको क्या क्या चीजें मिल गई, आपको p की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी और q की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। उससे 1 - q और 1 - p की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपके पास सबसे पहले प्रोबेबिलिटीज आ चुकी हैं कि वो जो है प्लेयर बी और प्लेयर ए जो है हमारा, वो कितने टाइम तक जो है इस फर्स्ट वाले ऑप्शन को चूज करेगा और कितने टाइम तक सेकंड वाले ऑप्शन को चूज करेगा। सिमिलरली बी के लिए हो जाएगा फर्स्ट वाले ऑप्शन, सेकंड वाले ऑप्शन के लिए। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, वैल्यू ऑफ द गेम फाइंड आउट करनी है। तो किसी में भी ये जरूरी नहीं है आपका पहले वाले ऑप्शन में रखे, किसी में भी आप जो है पी की वैल्यू या क्यू की वैल्यू फाइंड रख दीजिए। जैसे इस वाले में वैल्यू ऑफ द गेम क्या आएगी 4, इसमें आप वैल्यू ऑफ द गेम फाइंड आउट करने के लिए जो आपने एक्सपेक्टेड गेन निकाला है दैट विल बी 4p प्लस 2 1 - p, ठीक है। उसको यहाँ रखेंगे। इसमें जो p की वैल्यू आप फाइंड आउट कर चुके हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग आपका वैल्यू ऑफ द गेम पता चल जाएगी। सिमिलरली आप जरूरी नहीं है कि इसमें रखें, किसी में भी रखें, इसमें रख दीजिए वैल्यूज, इसमें रख दीजिए वैल्यूज, इसमें रख दीजिए, किसी में भी रख सकते हैं। तो आप वैल्यू ऑफ द गेम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले इसमें क्या है, मल्टीप्लीकेशन करना है, ठीक है। उसके बाद उसको करस्पॉन्डिंग एक्सपेक्टेड गेन यहाँ लिख लिया। सिमिलरली आपको एक्सपेक्टेड लॉस लिखना है तो दैट विल बी, आप कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करके उसको इस तरह से लिख लीजिए, ठीक। उसके बाद इन दोनों को बराबर रख दिया, इससे p और q की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। p और q की वैल्यू फाइंड हो गई तो आपके पास प्रोबेबिलिटीज आ चुकी है। प्रोबेबिलिटीज आ गई तो किसी में भी आप जो है वैल्यू रख के वैल्यू ऑफ द गेम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। सो दिस इज द क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन। वैल्यू ऑफ द गेम सर सेम रहेगा? हाँ सेम रहेगा सबके लिए, किसी में भी p और q रख देंगे सेम हो जाएगा वो? सबके लिए बराबर रहेगा, ठीक है। क्यों ऐसा? सर इसमें जो रेंज निकालना है तो इसमें रेंज क्या रहेगा सर वैल्यू ऑफ द गेम का? वैल्यू ऑफ द गेम का देखिए टेबल के अंदर जो के बीच में, हाँ 4 और 1 के बीच में। अगर वैसे और स्पेसिफिक बताऊं तो उसमें सबसे पहले आप लोग सैडल पॉइंट निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके करस्पॉन्डिंग रो मिनिमम निकालेंगे, ठीक है, और कॉलम मैक्सिमम निकालेंगे। और उसके बाद जो कॉलम का जो मिनिमम वैल्यू है उसका और रो का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो जो हम लोग निकालते हैं ना सैडल पॉइंट निकालने के लिए, जो पॉइंट्स निकालते हैं उन दोनों के बीच में लाई करेगा वैल्यू तक। यस सर, ठीक है। और मतलब कहीं आपका आंसर अगर 11 आ रहा है या फिर माइनस में आ रहा है, पिछले साल एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था सर मेरा आंसर -8 आ रहा है इस वाले क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो मैंने बोला कि ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसके बीच में लाई करेगा, ठीक है। ये तो देख के भी आप बता सकते हैं, मतलब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता चल जाए कि मेरा आंसर सही होने के चांसेस भी है कि नहीं है, आप मतलब खाली आंसर निकाल दें, ठीक। तो दिस इज ए होमवर्क क्वेश्चन। आपको एक बार जो है इसको जो एक नोट डाउन कर लीजिए, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। 1762 है,
ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, आप इसको मुझे सॉल्यूशन करके दीजिएगा। ठीक, अभी तक किसी को अलजेब्रिक मेथड में कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। सर कोई दिक्कत नहीं सर। कल जो क्वेश्चन का जो आपने आंसर भेजा था पुराने वाले, उसमें सेकंड वाले में समझ में नहीं आ रहा सर। चलो ठीक है, मैं एक बार देख लूंगा इसको, इसके जस्ट क्लास के बाद देख लूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक। इसके अलावा कोई इस अभी अभी किसी को क्वेश्चन है इसमें अलजेब्रिक मेथड में? आई थिंक नहीं है। तो हम लोग देखते हैं अर्थमेटिक मेथड। ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं लिखा है, लेकिन ये एक शॉर्टकट मेथड है, इस वजह से मैं आपको बता दे रहा हूं। दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर 2x2 मैट्रिक्स। ठीक है, ये भी 2x2 सर एग्जाम में कर सकते हैं ना इससे, अगर स्पेसिफिक नहीं दिया है तो? हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक, अगर मान लीजिए आपके पास कोई बड़ी मैट्रिक्स दे रखी है, तो अगर आप डोमिनेंस रूल लगा के उसको छोटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तब भी एक मेथड काम आ जाता है। ठीक है, तो एक्चुअली में हम आगे देखेंगे कि आपको ये सारे मेथड आने जरूरी हैं। क्यों आने जरूरी हैं वो अभी जब आप ग्राफिकल मेथड में समझाऊंगा तब मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी कि ऐसा नहीं है कि आप किसी को मेथड को नहीं समझे, यानी आपको अलजेब्रिक और अलजेब्रिक आपको आने चाहिए क्योंकि आपके सिलेबस में है सीधे सीधे। इसके अलावा अर्थमेटिक आप समझ सकते हैं, ये सिंपल है, बता रहा हूँ अभी। इसके अलावा ग्राफिकल मेथड आप समझेंगे तो उसमें लास्ट में हमें जो है अलजेब्रिक मेथड लगाना पड़ता है। ठीक है, और तो उसके बिना आपका अलजेब्रिक मेथड समझे बिना आपका काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये फॉर्मूले जो हैं आपको थोड़े से याद करने पड़ सकते हैं। ठीक है, या आप कोई मेथड बना लीजिए जिससे आप इसको याद कर सकें, जरूरी है। इसके बाद अर्थमेटिक मेथड हम समझते हैं। सो वी हैव टू प्लेयर्स, ये भी मैंने जैसे बताया 2x2 पेयर ऑफ मैट्रिक्स के लिए यूजफुल है। सो वी हैव प्लेयर ए एंड प्लेयर बी विद A1 ऑप्शन एंड A2 ऑप्शन। ठीक है, इसमें भी आपको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटीज निकालनी है। ठीक है, और वैल्यू ऑफ द गेम फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सिंपल है, आप लोग कैसे करेंगे इसको, जैसे इसको देख के भी समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले आपको ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, दैट विल बी 2 -1 -1, मतलब ये 2, ये जो ऊपर लिखा हुआ है रो वाइज, दैट विल बी 2 माइनस करिए इससे और ये -1। ठीक है, तो दैट विल बी इक्वल टू 3। ठीक, अगर आप उल्टा माइनस करें -1 और फिर -2 करें, ठीक है, देन ऑल्सो आपको क्या करेगा, -3 आएगा, उसका मॉड ले लेना है, जो भी आया उसका मॉड लेना है आपको, सबसे पहली बात तो ये। ठीक है, नेगेटिव साइन को इसमें नेगलेक्ट कर देना है क्योंकि आप प्रोबेबिलिटीज निकालने जा रहे हैं। ठीक, सिमिलरली ये सबसे पहले आपके लिए इस तरह से करा और आपने ये दूसरे वाले रो में इस तरह से यहाँ पे क्रॉस में लिख लिया। ठीक, सिमिलरली -1 और 0 वो यहाँ पे आएगा और नेगेटिव साइन आप ड्रॉप कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, एक्चुअल में -1 आना चाहिए था, बट आपने माइनस साइन ड्रॉप कर दिया तो यहाँ पे 1 आया खाली। ठीक है, -1 -0 दैट विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, सिमिलरली आप कॉलम वाइज कर लेंगे, दैट विल बी, कॉलम वाइज कैसे करेंगे, इन दोनों का देखेंगे हम लोग, उसको क्रॉस में लिख लेंगे, दैट विल बी 2 -1 -1 दैट विल बी इक्वल टू 3, और -1 और 0 दैट विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस तरह से आपने सबसे पहले क्रॉस में ये वैल्यूज निकालने, दैट विल बी 1 और 3 और 1 और 3। इसमें किसी को कंफ्यूजन है? आई थिंक नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको प्रोबेबिलिटीज निकालनी है। तो आपके पास यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज A1 के करस्पॉन्डिंग कैसे निकालेंगे, तो ये जो आपके पास ये टोटल है, मतलब ये आपके पास 1 + 3 और इसमें डिवाइड करेंगे इस तरह से, जो ऊपर वाला है तो दैट विल बी 1 डिवाइडेड बाय 1 + 3। ठीक है, तो ये हो गया 1/4। ठीक, आंसर आ गया। सिमिलरली ये कितना है, ये कॉलम, ये 3, दिस 3 डिवाइडेड बाय 1 + 3 दैट विल बी 1 + 3। ठीक है, तो ये 3/4 आ गया P2 की वैल्यू, यानी ये A1 के करस्पॉन्डिंग क्या आई आपके पास, दैट विल बी 1/4, और A2 के करस्पॉन्डिंग आपके पास आई 3/4। कैसे निकाला, सबसे पहले जो भी वैल्यूज है इसको आपने ऊपर लिख लिया, डिवाइडेड बाय ये दोनों का सम। ठीक, तो दैट विल बी 3 + 1 इक्वल टू 1/4, और चाहे तो आप ऐसे भी देख सकते हैं क्योंकि अब ये आपकी प्रोबेबिलिटीज है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटीज है तो 1 माइनस करके देख लीजिए, नहीं तो आप वैसे भी निकाल सकते हैं। तो ये 3, ये वाला 3 डिवाइडेड बाय 1 + 3 दैट विल बी 4। ठीक है, इस तरह से निकाल लिया। सिमिलरली आप कॉलम वाइज निकालेंगे, दैट विल बी ये 1 डिवाइडेड बाय दोनों का सम। ठीक है, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 दिस 1, B1 की करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, वो रहेगी 1 डिवाइडेड बाय 1 + 3। ठीक है, तो दैट विल बी आल्सो 4,
और इसके करस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू रहेगी, दैट विल बी ये जो वाला 3 डिवाइडेड बाई 1 + 3, ये दोनों का सम, ठीक है, तो दैट विल बी 4, ठीक। और वैल्यू ऑफ द गेम कैसे निकालेंगे, सिंपल है, जैसे ही हमें Q1 मतलब Q2 जो प्रोबेबिलिटी जैसे हमें पता चल जाएगी P1 P2, उसको सीधे जैसे हमने पहले इस वाले मेथड में क्या करा था, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो वहीं यहाँ पे जब प्रोबेबिलिटीज आ गई तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन Q1 मल्टीप्लाइड बाई 2 और Q2 मल्टीप्लाई बाई -1 करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। किसी को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे इस वाले फॉर्मूले में हमारे पास लिखा हुआ है, ठीक। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ए शॉर्टकट मेथड, सिंपल है, आप इसको दिमाग में भी कर सकते हैं अगर ये छोटे नंबर से। और मैं फिर से बता दूं, ये 2x2 पे ऑफ मैट्रिक्स के लिए ही यूजफुल होता है, ठीक। तो आई थिंक अभी तक जो चीजें हैं वो आपके लिए इजी रही होंगी। हमने 3 चीजें देखी इसमें, एक तो अलजेब्रिक मेथड देखा, उसके बाद अल्टरनेटिव मेथड देखा और एक अर्थमेटिक मेथड देखा, ठीक। नेक्स्ट वी हैव ग्राफिकल मेथड, ठीक। सो ग्राफिकल मेथड समझने के लिए आप उससे पहले आपको इनमें से कोई 2x2 मैट्रिक्स को सॉल्व करने वाला कोई मेथड आना जरूरी है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे इसमें, ग्राफिकल मेथड में आपको बता देता हूं कि n/2 या 2/n की भी कोई मैट्रिक्स दे रखी होगी, ठीक है। डाटा आपको n/2 है 2/n के फॉर्म में दिया होगा, जैसे ये वाला है, जैसे प्लेयर ए के पास 2 ऑप्शन है बट प्लेयर बी के पास हमारे पास 4 ऑप्शन है, ठीक है। सो आप जो पिछले मेथड है अर्थमेटिक मेथड, अल्टरनेटिव मेथड और अलजेब्रिक मेथड को नहीं लगा सकते हैं इसमें सीधे, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड, इसको सबसे पहले मैं प्रोसीजर बता दे रहा हूं, इसको बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड इसको 2x2 मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे और फिर कोई भी मेथड आप लगा के उसका आंसर फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक। सो हमारे पास कैसे फाइंड आउट करेंगे ये देखना है। तो मैं दोनों तरह के, मैं इसके 2-3 क्वेश्चन लिख के आया हूं क्योंकि इसमें मैंने देखा है कि कंफ्यूजन थोड़ी होती है कि कैसे कर दिया इसको, अगर उल्टा करेंगे तो कैसे करेंगे, तो थोड़ी देर पेशेंस रखिएगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर पूछिएगा, ठीक है। सो वी हैव फॉर ए प्लेयर ए वी हैव 2 ऑप्शन A1 and A2 एंड फॉर प्लेयर बी वी हैव 4 ऑप्शन B1 B2 B3 एंड B4, ठीक है, विद प्रॉफिट मैट्रिक्स फॉर A 2 2 3 -2 4 3 2 6, ठीक। और ए के लिए प्रोबेबिलिटीज क्या है, P1 और P2 है, ठीक। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इस तरह की एक टेबल बना लेनी है। कैसे बनाएंगे, तो ये है B1 के लिए, B2 के लिए, B3 के लिए और B4 के लिए हमें टेबल बनानी नहीं। तो आई एम राइटिंग हियर B1 B2 B3 और B4, इस तरह से मैंने लिख लिया। और B1 कैसे निकालेंगे, B1 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज हैं, जो एक्सपेक्टेड पे ऑफ है, वो कैसे निकालेंगे हम लोग, जो इस साइड में लिखा है, दैट विल बी 2, B1 के लिए मैं बोल रहा हूं अभी, 2 मल्टीप्लाई बाई P1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई P2, ठीक है। तो 2P1 प्लस 4P2 आपने ये B1 के करस्पॉन्डिंग निकल गया। सिमिलरली आप जो है B2 के करस्पॉन्डिंग निकाल सकते हैं, दैट विल बी, B2 के लिए क्या आएगा, दिस 2 मल्टीप्लाई बाई P1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई P2, ठीक है। तो वो मैंने यहां पे निकाल लिया 2P1 प्लस 3P2, ठीक है। सिमिलरली आप B3 के लिए निकाल सकते हैं, B3 के लिए दैट विल बी 3P1 प्लस 2P2, तो 3P1 प्लस 2P2 यहाँ पे इस तरह से लिख लिया आपने, एक्सपेक्टेड पे ऑफ फॉर ए, ठीक। सिमिलरली B4 के लिए आप निकालेंगे, दैट विल बी -2P1 प्लस 6P2, ठीक है। तो आपको इस तरह से बना लेना है, ठीक। अगर ये उल्टा होता, तो अगर ये उल्टा किस तरह से होता कि बी में खाली 2 ऑप्शन होते, ठीक है, खाली 2 ऑप्शन होते बट ए में बहुत सारे ऑप्शन होते, तो आप वो टेबल Q1 और Q2 के लिए निकालते, ठीक है। जैसे हमने अभी इसके लिए किसके लिए निकाली है, P1 P2 के फॉर्म में, P1 P2 के फॉर्म निकाली है हमारे, इन दैट केस हमें Q1 और Q2 के फॉर्म में निकालनी है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं कि हमारे पास B के पास 4 ऑप्शन है, B1 B2 B3 और B4, ठीक है। इनमें से हमें ग्राफिकल मेथड लगा के कोई 2 ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो एक्चुअल में मैं ये जो टेबल है 2x4 मैट्रिक्स की, उसको मुझे 2x2 में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो दैट्स वाई मैं B1 के करस्पॉन्डिंग ये वैल्यूज लिख रहा हूं, प्योर स्ट्रेटेजी B1 के लिए और एक्सपेक्टेड पे ऑफ जो आएगा, ठीक है। सो आप ग्राफिकल मेथड समझते हैं, तो उससे समझने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, आगे बढ़ने से पहले, ये ग्राफ समझाने से पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको एक स्केलिंग चाहिए, ठीक है। आप बहुत ही अच्छी तरह से स्केल्स के थ्रू आप एक इस तरह से 2 लाइनें खींच लीजिए, ठीक है, जिनमें डिवीजन बराबर बराबर हो, ठीक। उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां पे हमें P1 की वैल्यू को 0 रखना है, ठीक है, और P2 क्या आएगा उसके करस्पॉन्डिंग, दैट विल बी 1 माइनस P1 आएगा, ठीक। और राइट हैंड साइड में P2 की वैल्यू दैट विल बी 0, ठीक।
तो यहाँ पे P1 की वैल्यू जब 0 होगी तो यहाँ पे P2 की वैल्यू आएगी 1, ठीक। और यहाँ पे क्या आएगा, जब P2 की वैल्यू 0 रहेगी तो P1 की वैल्यू 1 आ जाएगी। बिल्कुल क्लियर है। ऐसा क्यों है, क्योंकि हमें पता है प्रोबेबिलिटीज का सम 1 के बराबर होता है, यानी P1 प्लस P2 जो है हमारे पास 1 के बराबर होंगे। तो एक को आपने 0 रखा तो दूसरा 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। सो सबसे पहले मैंने जैसा बताया कि आपको बराबर स्केल में एक दो लाइनें इस तरह से खींचनी है, ग्राफिकल मैटर समझा रहा हूं और उसके बाद 0 के करस्पॉन्डिंग इस तरह से आपको एक मिडिल लाइन खींचनी है। इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, P1 की वैल्यू इस तरफ 0 रख दीजिए या तो P2 की वैल्यू इस तरफ 0 रख दीजिए, कोई भी कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि आपको P1 और P2 में से कोई सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो कोई भी एक तरीके से समझ लीजिए। तो मैंने यहाँ पे जैसे मान लिया P1 की वैल्यू 0 रखी तो P2 की वैल्यू यहाँ पे करस्पॉन्डिंग 1 हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली मैं राइट हैंड साइड में P2 की वैल्यू अगर 0 रख दूंगा तो P1 की वैल्यू मेरे पास 1 हो जाएगी, ठीक है। सो हमें अब लाइनें खींचनी है, ठीक। सो दिस इज द स्केलिंग जो आपने ये जो लाइन बनाई है बराबर स्केल में करनी है, ठीक। और ये जो मिडिल लाइन है उस 0 को शो कर रही है, ठीक है। अब हमें आप पूछेंगे सर इसमें 100 लिखें, 1000 लिखें, कितना लिखें, तो आप इस तरह से देखिए जो मैक्सिमम वैल्यूज हैं आप उसको समझ लीजिए। यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम स्मॉलेस्ट और मैक्सिमम वैल्यू, तो हमारे पास -2 से और इसमें मैक्सिमम वैल्यू इसको देख लीजिए आप, -2 से और वैल्यू कहाँ तक जा सकती है, 6 के बीच में जा सकती है इस ग्राफ के लिए, ठीक है। तो इस तरह से करिए कि ये बराबर बराबर -2 से 6 में चले जाए, आपको हंड्रेड्स में बात नहीं करनी है, ठीक है। तो ये -2 से 6 के बीच में आपके पास ये पेपर के अंदर बराबर स्केलिंग करके आपने कर लिया, ठीक है। आई थिंक इसमें अभी तक किसी को कोई कंफ्यूजन है, ये टेबल बनाना समझ में आ गया? यस सर, ये टेबल आ गया सर। सबको समझ में आ गया? हेलो, मुझे कभी कभी लगता है। यस सर, आवाज आई सर मेरी कि नहीं? हाँ तुम्हारी आ रही है, और बाकी सब यस सर, समझ में आ गया? ये लाइन वगैरह खींचना है, टेबल बनाना? यस सर। ठीक, चलो थैंक यू। इसके बाद हमें नेक्स्ट, यस सर, ठीक, ये टेबल बनाना समझ गए हम लोग। अब इसके बाद हमें क्या करना है, आप बड़े ध्यान से देखिएगा, अब यहां से स्टार्ट हो रही चीजें, ठीक है। ये हमारा एक्सपेक्टेड जो हमने B1 का करस्पॉन्डिंग डाला, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्लेयर A के लिए है, ठीक है। ये टेबल बनी है A के लिए, ठीक, क्योंकि हमने P1 और P2 से मल्टीप्लाई करा है, इसलिए दैट्स व्हाई इट इज फॉर A। तो हमें एक चीज पता होना चाहिए, प्लेयर A इज गोइंग टू प्ले मैक्स मिन स्ट्रेटेजी, ठीक है। इसको 2 मिनट याद रखिएगा, जैसे मैं बार बार बता चुका हूं, प्लेयर A कौन सी करेगा, मैक्स मिन स्ट्रेटेजी को यूज करने वाला है, ठीक। सो सबसे पहले मैंने ये 2 लाइनें खींच ली इस तरीके से और बराबर स्केलिंग में खींच ली, और अब मैंने जैसे बता दिया कि वैल्यूज किसके बीच में आपको स्केलिंग करनी है, दैट विल बी -2 और 6 के बीच। सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू को इस ग्राफ के अंदर आ जाना चाहिए और बराबर डिस्टेंस में होना चाहिए, ठीक है। ये ग्राफ ये तो आप स्केल से करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और यहाँ पे मैंने 0 लाइन खींच ली, ठीक। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये आपके पास ये पुरानी वाली टेबल है, जो ये वाली टेबल है वो यहाँ पे मैंने इस तरह से बनाई है, ठीक है। तो उसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं। तो सबसे पहले मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसमें P1 की वैल्यू अगर मैं यहां पे 0 रख दूं तो दैट विल बी, ये जो पहला वाला वो क्या आ जाएगा, दैट विल बी 4, ठीक है। 4 P2 के करस्पॉन्डिंग। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जैसे ही आपने 0 वैल्यू रखी तो 0 वैल्यू के करस्पॉन्डिंग 4 P2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपने इस तरह से 4 यहां से लाइन बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे P1 की वैल्यू अगर आप 0 रखें तो P2 की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। तो आपने क्या करा, आपने P1 की वैल्यू जब 0 रखी तो ये जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी 4। तो मैंने यहाँ से 4 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू खींचना स्टार्ट करा, और मैंने जैसा बताया था जब ये ग्राफ इस तरफ जाएगा तो यहाँ पे P2 की वैल्यू 0 हो जाएगी और P1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। तो आपको सबसे पहले जब आप इस तरह को इसको सिंपल से और समझ सकते हैं, एक और बना लीजिए, जब मेरा P1 की वैल्यू 0 है और P2 की वैल्यू मेरे पास इस तरफ 0 है, ठीक है। तो P1 की वैल्यू जब 0 होगी तो P2 की वैल्यू 1 हो जाएगी, दैट विल बी 4 देगा मुझे। और दूसरा वाला क्या देगा, जब ये P2 की वैल्यू 0 हो जाएगी तो मुझे क्या देगा, 2 देगा, ठीक है। तो आपको ये 4 और 2 के बीच में इस तरह से एक लाइन खींच लेनी है, बस समझ में आ रही है। सिमिलरली जब मैं P1 की वैल्यू 0 रखूंगा तो P1 की वैल्यू के 0 होने के करस्पॉन्डिंग जब P2 की वैल्यू 1 हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू 3 की वैल्यू। तो ये आप 3 से स्टार्ट करेंगे इन दैट केस, और P1 की वैल्यू इस तरह से आपने P1 की वैल्यू जब इस तरह P2 की वैल्यू जब 0 होगी तो दैट विल बी 2, ठीक है। इस तरह से आपको ये पूरे सारे लाइनें खींच लेनी है,
ठीक है, आप ऐसा जरूरी नहीं है कि इस तरफ को P1 की वैल्यू ही 0 रखें, मैं ये भी बता देता हूं, कंफ्यूजन ना हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है आप P1 की वैल्यू इस तरफ 1 रखें, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि P2 की वैल्यू इस तरफ 1 रख दें। ठीक है, तो इन दैट केस ये जो ग्राफ है वो थोड़ा सा मिरर बन जाएगा। ठीक है, आपका आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आ जाएगा, मैं बात बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं। अगर आप यहाँ पे P1 की वैल्यू 1 रखें और P2 की वैल्यू 0 रख रहे हैं, और यहाँ पे कोई P2 की वैल्यू 1 रख रहे हैं और P1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, इन दैट केस ऐसा कोई वो नहीं है कि आप इसमें उल्टा नहीं कर सकते। आप यहाँ पे इस तरफ P2 की वैल्यू भी 1 रख सकते हैं, P1 की वैल्यू भी 0 रख सकते हैं, और इस तरफ को P1 की वैल्यू 1 रख सकते हैं और P2 की वैल्यू 0 रख सकते हैं। ठीक है, कोई भी तरीके से आप इसको कर सकते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या होगा इन दैट के ये थोड़ा सा इस तरफ को ये जो मिरर फॉर्म में बनेगा, लेकिन आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने सबके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज निकाल के ये लाइनें खींच ली। ठीक, अब मुझे पता है ये द प्लेयर ए के लिए है, और प्लेयर ए कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करता है, मैक्स मिन वाली स्ट्रेटेजी यूज करता है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो सबसे नीचे पे इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढेंगे, जो सबसे नीचे जो इन्वेलप बन रहा है, ठीक है, जैसे ये दो लाइनें जो हैं हमारे पास गई हैं, ये दो लाइनें इस तरह से गई हैं, तो नीचे से इन्वेलप ये वाला बन रहा है मेरे पास, तो मैक्स मैंने जैसे बताया मैक्स मिन। ठीक है, तो नीचे से देखना है, इसमें सबसे पहले मिनिमम वाली इन्वेलप को देखना है, उसमें जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट आया है उसके करस्पॉन्डिंग जो मैक्सिमम पॉइंट है, ठीक है, तो उसको मुझे ले लेना है। ठीक है, वो जो दो लाइनों का इंटरसेक्शन है, इस वाले केस में मैं बता दे रहा हूं, ये जो दो लाइनें हैं दैट इज B3 एंड B4, वो मेरे को आगे चल के इन दोनों को रखना है, इन दोनों को कैंसिल आउट कर देना। ठीक है, यानी मेरे पास अब B3 और B4 ही बचेगा। ठीक, तो मुझे ये जो ये B1 और B2 है वो कैंसिल आउट हो गए, तो मेरे पास जो टेबल नहीं बन के आएगी दैट विल बी दिस वन, A1 A2 और B3 और B4। ठीक है, और इससे जैसे मैं अलजेब्रिक मेथड लगा के जो अब जब 2x2 में कन्वर्ट हो गया 2x2 में, तो अब मैं अलजेब्रिक मेथड को लगा के इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं। ठीक है, सिंपल है। इसमें किसी को किसी तरह की कंफ्यूजन तो पूछ सकता है। मैं अभी प्लेयर ए को लिए मैक्स मिन स्ट्रेटेजी लगा रहा हूं, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग द बॉटम इन्वेलप। ठीक है, अगर मैं ही ये जो प्लेयर बी के लिए करता तो मुझे ऊपर से लेना पड़ता, और इंटरसेक्शन पॉइंट कौन कौन से आते, ये वाले आते। ठीक है, मिनी मैक्स वाली स्ट्रेटेजी अगर मैं लगाऊं, अगर ये उल्टा होता, ऐसा कब होता, ऐसा तब होता जब मेरे पास नंबर ऑफ बी में खाली 2 ऑप्शन होते, ठीक है, और मेरे पास ए में बहुत सारे ऑप्शन होते, तो मुझे बी के हिसाब से खेलना पड़ता, तो देन आई एम गोइंग टू प्ले मिनी मैक्स स्ट्रेटेजी। मैं आगे ये क्वेश्चन भी बता दूंगा आपको। मिनी मैक्स स्ट्रेटेजी लगानी पड़ेगी तो मुझे मैक्सिमम से मिनिमम वैल्यू देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो इन दैट केस मुझे मैक्सिमम इन्वेलप वाला या ऊपर से देखना पड़ेगा, और इसमें करस्पॉन्डिंग जो इंटरसेक्शन पॉइंट आए हैं जो उसमें जो मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस वाले अगर ये मैक्स मिन स्ट्रेटेजी मिनी मैक्स स्ट्रेटेजी लगानी पड़ती तो मेरे पास ये इंटरसेक्शन पॉइंट है और ये इंटरसेक्शन पॉइंट है ऊपर वाले इन्वेलप के लिए, तो मुझे नीचे वाला पॉइंट लेना पड़ता है क्योंकि मुझे मिनी मैक्स स्ट्रेटेजी लगानी पड़ती। ठीक है, अभी क्योंकि ये ए प्लेयर के हिसाब से खेल रहे हैं हम लोग, क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ए के पास 2 ऑप्शन है, दैट्स व्हाई वी आर प्लेइंग मैक्स मिन स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो मुझे मैक्स मिन स्ट्रेटेजी है तो मिनिमम वाला इन्वेलप से मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, तो ये नीचे वाला इन्वेलप से मैंने जो इंटरसेक्शन पॉइंट आए हैं वो मेरा मैक्सिमम पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, और जो इंटरसेक्शन लाइंस हैं मेरी जिनके करस्पॉन्डिंग ये आया है दैट विल बी आई एम गोइंग टू चूज, वो 2 चूज कर लूंगा, तो ये मेरे पास 2 मैट्रिक्स आ गई। अब इसको अलजेब्रिक मेथड लगा के आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, इसमें किसी को कंफ्यूजन है क्या? हो सकती है, मैं ये मना नहीं कर रहा हूं, इसमें थोड़ा सा समझने वाली चीज है, इस वजह से आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो चीजें हैं उसको इस तरह से टेबल बना लेनी है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन से इसके आगे ग्राफ बनाना है, P1 को 0 रख के P2 को 0 रख के आपको लाइनें खींच लेनी है। ठीक, उसके करस्पॉन्डिंग आपकी कौन सी स्ट्रेटेजी लगेगी, इसमें मैक्सिमम वाली लग रही है, तो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग बॉटम इन्वेलप, उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू होगी। क्यों ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमें पास ए के लिए करस्पॉन्डिंग कर लो मैक्स मिन वाली लग रही है, तो मिनिमम वाला इन्वेलप मैक्सिमम पॉइंट को देखा, तो मिनिमम वाले इन्वेलप में जो मैक्सिमम पॉइंट है उसको ले लिया। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन जो है दूसरा है जिसमें ये भी ये वाला क्वेश्चन आपको खुद करना है। ठीक है, सेम टाइप है सर, हाँ सेम टाइप है, तो ये आपको खुद करना है। इस वाले क्वेश्चन में मैंने इसलिए पढ़ाने की कोशिश चाह रहा था कि पढ़ा दूं, क्योंकि इसमें मैंने उल्टी वैल्यूज ली है, क्योंकि पहले वाले में अगर मैंने P1 = 1 लिया तो इस वाले में P2 = 1 पहले लिया है, और ठीक है, तो मेरे ख्याल से आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा वो चीज, तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको ये वाला जो प्रॉब्लम है उसको मैं होमवर्क प्रॉब्लम दे रहा हूँ आज। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास है
ये क्वेश्चन है जिसके लिए हमारे पास क्या है, प्लेयर ए है, प्लेयर बी है। इसमें क्या है, हमारा प्लेयर ए के पास जो है नंबर ज्यादा पॉइंट्स हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लेयर बी के करस्पॉन्डिंग खेलने पड़ेगा। प्लेयर बी के पास हमारे पास कौन सी स्ट्रेटेजी लगती है, दैट विल बी गोइंग टू प्ले मिनीमैक्स स्ट्रेटेजी। सिमिलरली आप क्या करेंगे, यहाँ पे Q1 और Q2 आएगा, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग ये जो वैल्यूज है 1 -3, दैट विल बी Q1 मल्टीप्लाई बाई 1 और Q2 मल्टीप्लाई बाई -3। तो ए के लिए कौन सी आ जाएगी, A1 के लिए आ जाएगी Q1 -3Q2। सिमिलरली A2 के लिए आ जाएगी 3Q1 प्लस 5Q2। A3 के लिए आ जाएगी 1Q1 प्लस 6Q2। सिमिलरली A4 के लिए आ जाएगी 4Q1 प्लस Q2। और A5 के लिए आ जाएगी 2Q1 प्लस 2Q2। और स्ट्रेटेजी A6 के लिए आ जाएगी -5 और Q1 प्लस 0Q2। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे मैंने लिख ली। ठीक, इस तरह से आई थिंक आप बना लेंगे। अब इसके सेम चीज करनी है, इसमें Q1 की वैल्यू एक तरफ 1 रखिए और इसके करस्पॉन्डिंग Q2 की वैल्यू 0 हो जाएगी। और दूसरे वाले राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, Q2 की वैल्यू 1 रखेंगे तो Q1 की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसके लिए आप सेम चीज करेंगे, बट इसमें डिफरेंस क्या है, आपको क्योंकि अब प्लेयर 2 के लिए खेल रहे हैं, ठीक है, प्लेयर 2 के लिए खेल रहे हैं, तो आपको कौन सी स्ट्रेटेजी लगानी पड़ेगी, इसमें मिनीमैक्स स्ट्रेटेजी लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो मिनीमैक्स लगाएंगे तो जो इन्वेलप रहेगा वो अपर साइड से देखेंगे और मिनिमम पॉइंट को देखेंगे। ठीक है, सो ये सारी लाइनें जब आप इस ग्राफ के थ्रू इस तरह से बना लेंगे, ठीक है, तो ये इन्वेलप कौन सा देखेंगे, अपर वाला देखेंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग प्लेयर बी के हिसाब से खेल रहे हैं। उसमें से हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट कौन कौन से, हमारे पास एक इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, एक इंटरसेक्शन पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, उसमें हम लोग कौन सा पॉइंट लेंगे, जो मिनिमम आएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास मिनीमैक्स स्ट्रेटेजी है। ठीक है, तो इन्वेलप ऊपर से देखा, बट हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो याला ले लो या तो याला ले लो। क्योंकि याला नीचे साइड में है, दैट्स वाई याला हमें पॉइंट लेना है। दिस इज अ मिनीमैक्स पॉइंट। और जो ये लाइनें हमारे पास गई हैं, ये दो लाइनों के इंटरसेक्शन पे है जो, दैट विल बी माई स्ट्रेटेजी। तो बाकी सबको हम रूल आउट कर देंगे और हमारे पास दो स्ट्रेटेजी बचेगी। ठीक है, इस वाले केस में हमारे पास A1 और A4 बची है। और ये आप एल्जेब्रिक मेथड, अर्थमेटिक मेथड या अल्टरनेटिव मेथड कुछ भी लगा के आप लोग इसको वैल्यू ऑफ द गेम और प्रोबेबिलिटीज इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, Q1 P1 और Q2 P2। ठीक है, नया क्वेश्चन बन जाएगा 2x2 मैट्रिक्स का। ठीक है, तो दिस इज द प्रोसीजर हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम विद द ग्राफिकल मेथड। ठीक है, और मैं जैसे बता रहा था कि दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर n/2। ठीक है, और 2/n मैट्रिक्स। ठीक है, जिसमें n/2 और 2/n टाइप के प्रॉब्लम्स हो, उसी में ये ग्राफिकल मेथड काम आता है। ठीक, इसमें ग्राफिकल मेथड में किसी को कंफ्यूजन है क्या, किसी भी तरह का डाउट हो तो पूछ लें मुझसे। सर इसमें कुछ स्पेशल केस नहीं बनेगा, ऐसे सिंपल जो है क्वेश्चन उसको चेंज करना है, ऊपर से देखना है फिर नीचे से देखना है, मतलब क्या पूछ रहे हो, मतलब इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे ना सर। जनरली ये वाले क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी पड़ते हैं ना, तो इस तरह के क्वेश्चन जल्दी आते नहीं है। लेकिन तब भी ये तो सर तभी हम जाएंगे ना जब हमें सैडल पॉइंट नहीं मिलेगा। जब मिल जाए, अगर ऐसा ही कोई मैट्रिक्स हो और उसमें सैडल पॉइंट मिल जाए तो आपको कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, वो तो सैडल पॉइंट मिल जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, और नहीं तो जनरली क्या होता है, अगर इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो उसमें आपको पहले लिख देते हैं बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है तो आपको मतलब आपके पास ऑप्शन नहीं क्या है, अगर आपके पास बड़ी मैट्रिक्स है तो आप डोमिनेंस रूल लगा के इसको छोटा करने की कोशिश करेंगे, वैसे भी कर लीजिए। अगर आपको इवन ग्राफिकल मेथड भी लगाना है और आप छोटा कर सकते हैं। और ग्राफिकल एक ही काम कर रहा है सर। नहीं, डोमिनेंस वाला जरूरी नहीं है आपका काम कर पाए, वो मैट्रिक्स को छोटा कर दे लेकिन इतना छोटा ना करे, ये हर बार करेगा। हाँ, ये 2/n वाले को 2/2 में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, बट डोमिनेंस रूल जरूरी नहीं है ऐसा आपका रिजल्ट दे पाए। लेकिन अगर आपके पास कोई बहुत बड़ी मैट्रिक्स है, उसको डोमिनेंस रूल लगा के आप छोटा भी कर पाए, तब भी आपकी प्रॉब्लम थोड़ी सी आसान हो जाएगी। ठीक है, तो आप डोमिनेंस रूल लगाने की कोशिश कर सकते हैं किसी बड़ी प्रॉब्लम में, ताकि वो आपकी प्रॉब्लम छोटी हो जाए और सोल्यूशन जल्दी मिल जाए। ठीक है, नहीं तो फिर आपको ज्यादा लाइनें खींचनी पड़ेंगी। बात समझ में आ रही है? तो डोमिनेंस रूल बस एक तरीका है जिससे आप मैट्रिक्स को साइज को छोटा करें। ठीक है, वो कोई मेथड नहीं है जिससे आंसर आए। ठीक, बट ग्राफिकल मेथड के बाद आपको 2/2 मैट्रिक्स मिलेगी, उसके करस्पॉन्डिंग आपको आंसर मिलेगा बाय यूजिंग अलजेब्रिक या अल्टरनेटिव या फिर अर्थमेटिक मेथड। ठीक, अलजेब्रिक मेथड को थोड़ा आपको पता होना चाहिए कि वो डायरेक्टली आपके सिलेबस में लिखा हुआ है और ग्राफिकल मेथड भी लिखा हुआ है। लास्ट आई थिंक किसी को कोई और कंफ्यूजन है इसमें? आई थिंक किसी को कंफ्यूजन नहीं है। सो वी विल नेक्स्ट वी हैव लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड। ठीक है, इस मेथड
थोड़ा सा लेंदी है, ये मतलब लेंदी है, और इसमें आपको सिंपलेक्स मेथड आपको समझ में पता होना चाहिए, तभी आप इसको कर पाएंगे। ठीक है, सिंपलेक्स मेथड या बिग एम मेथड में से कुछ पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो मैं जस्ट पहले ये वार्न कर दूं कि आपको ये चीज अभी पूरा रिवाइज टाइप का हो जाएगा बिग एम मेथड और सिंपलेक्स मेथड का, कि और इसमें आपको थोड़ा सा डुअलिटी के बारे में थोड़ी सी जानकारी होना जरूरी है, नहीं तो आप लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड के थ्रू ग्राफिकल मेथड को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक, लेकिन एक लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड की सबसे खास बात यह है कि लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड किसी भी n बाई m मैट्रिक्स टाइप को किसी को भी सॉल्व कर सकता है। इसका मतलब यह है कि कोई जरूरी नहीं कि आपके पास 2 बाई 2 की मैट्रिक्स हो। ठीक है, इसके अलावा आपके पास n बाई 2 की हो या फिर 2 बाई m की हो। जैसे हमने अलजेब्रिक में अर्थमेटिक या अल्टरनेटिव मेथड लगाना है तो 2 बाई 2 के लिए कंपलसरी, ग्राफिकल लगाना है तो n बाई 2 या 2 बाई m की जरूरी है। बट इन केस ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड the size of the matrix cannot constrain you to solve the problem। मतलब ये आपको कभी भी रोकेगा नहीं कि किसी भी साइज की आप मैट्रिक्स को ले सकते हैं बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। ठीक, इसको आप समझते हैं, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। थोड़ा सा लेंदी है, ये सबसे ज्यादा लेंदी है, और थोड़ा सा इसमें बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा 5 मिनट अगर आप दिमाग को थोड़ा सा खोल के रखिए तो आपको ये मेथड भी समझ में आएगा। ठीक, so this is the problem which we have to solve by using linear programming method। ठीक है, so इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये चेक करेंगे कि इसमें कोई सैडल पॉइंट तो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें सैडल पॉइंट चेक करने के लिए आप रो मिनिमम फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले, जैसे हम लोग करते हैं, उसकी फिर उसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक, सो दीज आर द रो मिनिमम वैल्यूज -4 -7 और -2। उसमें मैक्सिमम वैल्यू -2 है, तो वो हमने ये प्लेयर ए के करस्पॉन्डिंग -2 आ जाएगा, और प्लेयर बी के करस्पॉन्डिंग हमारे पास ऑप्शन है 3 4 7। ये कैसे है, इसमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसमें से मिनिमम वैल्यू है 3, तो दैट्स व्हाई दिस इज द 3। तो हमें एक चीज समझ में पता चल गई कि वैल्यू ऑफ द गेम -2 to 3 के बीच में लाई करेगी। ठीक है, -2 से 3 के बीच में लाई करेगी। ठीक, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले सैडल पॉइंट नहीं मिल रहा है, ये हमारे पास क्लियर है, तो अब हम लोग इसको लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसमें से एक चीज आगे आएगी, उसको मैं बोल रहा हूं के, अगर ये के कांस्टेंट है, मैं अभी बताऊंगा कि उसका यूज क्या है। तो एक के कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आपको सारी मैट्रिक्स में जोड़नी है। कैसे, अब हमारे पास हमें एक चीज समझ में आया कि हमारी जो वैल्यू ऑफ द गेम है -2 और 3 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, -2 से 3 के बीच में लाई करेगा। ठीक, इतना हमें समझ में आ रहा है। वैल्यू ऑफ द गेम शुड नॉट बी नेगेटिव। ठीक, क्योंकि ऐसा अभी मतलब जो आप सिंपलेक्स मेथड लगाएंगे उसमें जो वैल्यू ऑफ द गेम नेगेटिव में नहीं आनी चाहिए। दैट्स वाई हमें क्या करना पड़ेगा, -2 से 3 के बीच में जो वैल्यू आई है हमारी के की, वे एक कांस्टेंट वैल्यू रखेंगे और वो सब सारे नंबर्स में ऐड करनी है हमें। ठीक है, और उसकी वैल्यू कैसे रहेगी, वो जो अपर बाउंड है यानी जो हाईएस्ट वैल्यू है उससे बड़ी रहनी चाहिए। यानी -2 और 3 से 3 है तो वो या तो 3 होगी या तो उससे बड़ी कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, आप इसमें जरूरी नहीं है के की वैल्यू 3 लें, आप के की वैल्यू 6 भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं, कोई भी एक कांस्टेंट जो भी क्या कहते हैं आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू आई है उससे बड़ा हो। ठीक है, वो सब में ऐड कर लिया। ठीक, अगर मैं के की वैल्यू इसमें 3 ले रहा हूं, ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास दो ऑप्शन आए, -2 to 3 वाला आ रहा है। ठीक है, ये -2 है और 3 है, इन दोनों के बीच में मेरा आंसर लाई करेगा, जरूरी है। तो मैंने के की वैल्यू का 3 रखी और सब में ऐड कर दिया इसमें, तो क्या मैट्रिक्स, नई मैट्रिक्स क्या बनेगी, ये के की वैल्यू मैं बाद में माइनस भी कर दूंगा, मैं भी बता दे रहा हूं, ये अभी खाली हमने ली है वैल्यू। ठीक है, इसको जो है हम लोग बाद में सब्ट्रैक्ट भी कर देने वाले हैं। तो सबसे पहले ये 3 को ऐड कर देंगे, तो दैट विल बी 3 + 3 दैट इज इक्वल टू 6, 3 -4 + 3 दैट विल इक्वल टू -1, 2 + 3 इक्वल टू 5, 1 + 3 इक्वल टू 4, और इस तरीके से आप सब में एडिशन कर लेंगे। ठीक है, सो द न्यू मैट्रिक्स विच इज गोइंग टू फॉर्म इज दिस वन। ठीक है, अब ये आपकी नई प्रॉब्लम है। ठीक, इसकी को याद रखिएगा क्योंकि इसको मेरे बाद में वैल्यू ऑफ द गेम से सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है, सो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, जो हमारे पास के आया है उसको मैंने पूरी मैट्रिक्स में ऐड कर दिया। पीपीटी तो नहीं शो रही ना, पीपीटी नहीं शो रही सर, पीपीटी शो नहीं कर रही है। हाँ,
अब दिख रहा होगा मेरी स्क्रीन, पीपीटी अब आई? यस सर। ठीक। तो मुझे क्या करना है, के की वैल्यू मैंने पूरे मैट्रिक्स में ऐड कर दी, तो मुझे ये मैट्रिक्स नहीं मिल गई। ठीक है, के की वैल्यू मैंने पूरे पुराने वाले मैट्रिक्स में ऐड कर दिया। सो वी आर गोइंग टू फाइंड दिस मैट्रिक्स। ठीक, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे एक काम करना है, इसमें क्या करना है, ए के करस्पॉन्डिंग मेरे पास P1 प्रोबेबिलिटीज कौन कौन सी रखूंगा मैं, P1 P2 P3 रखूंगा। ठीक है, और मुझे ये पता है कि P1 प्लस P2 प्लस P3 की वैल्यू इक्वल टू क्या होनी चाहिए, 1 के बराबर होने चाहिए, सबसे पहली बात। सिमिलरली Q1 Q2 और Q3 मैं यहाँ पे B2 के करस्पॉन्डिंग रख रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे ये पता है कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 की वैल्यू बराबर 1 होने चाहिए। ठीक है, इतना बात समझ में आई। सो सेम थिंग इज रिटन हियर। ठीक, अब मुझे इक्वेशंस बनाने हैं। इक्वेशन कैसे बनाऊंगा मैं, आप सबसे पहले P1 से मल्टीप्लाई करके कॉलम के करस्पॉन्डिंग इस तरह से बनाइए, 6 मल्टीप्लाई बाय P1, तो वो लिख लिया मैंने 6P1 प्लस 4P2 प्लस 1P3। ठीक है, 6P1 प्लस 4P2 प्लस P3। अब हमने जैसे एक चीज मैं थोड़ा सा समझा देना चाहता हूं, जैसे हमने अल्टरनेटिव मेथड में ये चीज समझी थी, जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, दिस मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय दिस मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय दिस। ठीक है, तो हमें एक्सपेक्टेड गेन निकलता है। ये वैल्यू ऑफ द गेम के बराबर कब होगा, जब मेरे पास प्रोबेबिलिटीज जो हमारे P और Q की वैल्यू जो मेरी निकल के आ रही है वो बिल्कुल सही होंगी। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो वैल्यू वो जो है सारी की सारी वैल्यू ऑफ द गेम से बड़ी हो जाने वाली है। ठीक, अब इसको अगर नहीं समझ में आ रहा तो इस तरह से समझिए कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, 6P1 प्लस 4P2 प्लस 1P3, और इनकी वैल्यू ऑफ द गेम से बड़ी होगी। इस तरह से आपने एक पहली इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, सिमिलरली दूसरी इक्वेशन मुझे जो बनानी है, दैट विल बी -1P1 माइनस 4P2 प्लस 7P3। ठीक है, तो इट इज रिटन है -P1 प्लस 4P2 प्लस 7P3, दैट उसकी वैल्यू भी V से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, सिमिलरली थर्ड इक्वेशन वी नीड टू फाइंड 5P1 प्लस 0P2 प्लस 10P3। सो 5P1 प्लस 0P2 प्लस 10P3। ठीक, अब इसमें क्या करूंगा मैं, इसको मैं पूरी ये जो इक्वेशन मेरे पास, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इन तीनों को V से डिवाइड कर दूं। सो इस तरह से कुछ बनेगा, और P1 बाई V इक्वल टू, अगर मैं x1 के बराबर रख दूं, और P2 बाई V को मैं y1 के x2 के बराबर रख दूं, और P3 बाई V मैं x3 के बराबर रख दूं इस इक्वेशन में। सो द न्यू इक्वेशन विच आर गोइंग टू फॉर्म आर दीज इक्वेशन। ठीक है, ये अगर ये P1, अब मैंने सबसे पहले क्या करा, V से डिवाइड कर दिया, देन ये क्या हो जाएगा, 6P1 डिवाइडेड बाई V, 4P2 डिवाइडेड बाई V, और P3 डिवाइडेड बाई V, वो यहां पे लिखा है। ठीक है, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कितनी बात समझ में आ रही है। इसके बाद मैंने P1 बाई V को x1 के बराबर रख दिया। ठीक है, P2 बाई V को x2 के बराबर रख दिया, और P3 बाई V को मैंने x3 के बराबर रख दिया। ठीक है, जो यहाँ पे मैंने यहाँ पे राइट भी करा है। इसके करस्पॉन्डिंग मुझे एक नई इक्वेशंस मिलेंगी जो x1 x2 x3 के फॉर्म में होंगे। ठीक है, सो दोज इक्वेशंस आर रिटन हियर, 6x1 प्लस 4x2 प्लस x3 इज ग्रेटर देन 1। ये दूसरी वाली इक्वेशन इसके करस्पॉन्डिंग मुझे मिलेगी, और ये तीसरी वाली इक्वेशन। ठीक, अब एक चीज में ये है कि ये प्लेयर ए के लिए है। ठीक है, ये चीज हमें समझ में आ रही है। तो एक चीज समझिए कि P1 डिवाइडेड बाई V इक्वल टू x1 है मेरा। ठीक है, सिमिलरली P2 डिवाइडेड बाई V इक्वल टू x2 है, और P3 डिवाइडेड बाई V इक्वल टू x3 है, जो मैंने रखा था। ठीक, इन तीनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो देन इट विल बी x1 प्लस x2 प्लस x3। अगर मैं करूं तो दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1, ये V कॉमन आ जाएगा नीचे। ठीक है, और P1 प्लस P2 प्लस P3 ऊपर हो जाएगा, और हमें ये पता है कि P1 प्लस P2 प्लस P3 की वैल्यू 1 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। तो जो मेरा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बचेगा, दैट विल बी, जो मैं ZP यहां पे लिख रहा हूं, तो वो क्या होगा, क्योंकि मैंने x1 प्लस x2 प्लस x3 करा है, ये मेरा नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा, और ये इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, किसके बराबर आएगी, 1 बाई V के बराबर आएगी। क्यों आएगी, जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे V कॉमन आ जाएगा, V कॉमन आ जाएगा इन तीनों में, x1 प्लस x2 प्लस x3 में, और P1 प्लस P2 प्लस P3 की जो वैल्यू होगी दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों है, क्योंकि मुझे पता है कि P1 प्लस P2 प्लस P3 की वैल्यू 1 के बराबर होगी, प्रोबेबिलिटीज हैं। तो मेरे पास जो x1 प्लस x2 प्लस x3 की जो वैल्यूज आई हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 की जो वैल्यू आई है, दैट इज इक्वल टू 1 बाई V। ठीक है,
इसको इसको प्लेयर ए क्या करना चाहेगा, ये क्वेश्चन है, क्योंकि प्लेयर ए चाहता है मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना, ठीक है। प्लेयर ए के लिए ऐसा क्यों करना चाहता है, क्योंकि प्लेयर ए के लिए प्रॉफिट मैट्रिक्स है, तो ये चाहेगा कि वैल्यू ऑफ द गेम जो लास्ट में आंसर आया वो वैल्यू ऑफ द गेम शुड बी जितनी ज्यादा हो उतनी अच्छा है, ठीक है। अगर वैल्यू ऑफ द गेम उसको बढ़ाना है, अगर वो चाहता है कि वैल्यू ऑफ द गेम हाई आए, तो 1/v उसको मिनिमाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो सेम चीज इज रिटर्न हियर, ये एक नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया, मिनिमाइज zp विच इज योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जिसकी वैल्यू x1 प्लस x2 प्लस x3 है। इसको और मिनिमाइज क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि वो प्लेयर ए के हिसाब से हम लोग खेल रहे हैं, प्रोबेबिलिटीज मल्टीप्लाई करेंगे प्लेयर ए की, और वैल्यू ऑफ द गेम को हाई रखना चाहेगा ताकि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो, तो 1/v की वैल्यू वो 1 मिनिमम करना चाहेगा, ठीक है। दैट्स व्हाई द ऑब्जेक्टिव फंक्शन शुड बी अ मिनिमम टाइप, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका ये बना, ठीक है, और x1 प्लस x2 प्लस x3 है, और दीज आर द कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। तो इसको अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपके पास है मिनिमाइजेशन वाला है सबसे पहली चीज, और कंस्ट्रेंट कैसे हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू वाले, ठीक है। सो वी नीड टू, हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्लैक वेरिएबल सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और एक आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करके इन सबको सॉल्व करना पड़ेगा बाय यूजिंग किसका, बिगम मेथड, ठीक है, जैसे हमने पहले देखा था बिगम मेथड के थ्रू, ठीक, पहली यूनिट में बिगम मेथड लगा के इसको सॉल्व करना पड़ेगा। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, दूसरा आप ये कर सकते हैं कि Q1 Q2 Q3 रखिए, ठीक है। अगर इसको मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, सेम चीज करिए, अब इसमें इन दैट केस Q1 Q2 Q3 क्या बनेगा, 6Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 5Q3, ठीक है। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन बनेगी 4Q1 माइनस 4Q2 और 0Q3। तीसरी इक्वेशन क्या बनेगी, 1Q1 प्लस 7Q2 प्लस 10Q3, ठीक है। सो दीज आर द इक्वेशन विच आर रिटन हियर, और इनका जो वो रहेगा दैट विल बी लेस देन इक्वल टू, वैल्यू ऑफ द गेम से लेस देन इक्वल टू वाले रहेंगे। सिमिलरली आप Q1 डिवाइडेड बाई V को जो है Y1 मान लीजिए, ठीक है, और Q2 डिवाइडेड बाई V को आप Y2 मान लीजिए, एंड Q3 डिवाइडेड बाई V को आप Y3 मान लीजिए, ठीक है। So the new equation which are going to form are these equation, और आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन will be 1/v equal to y1 plus y2 plus y3, और ये कैसा होगा, आपका मैक्सिमाइजेशन टाइप का होगा, ठीक है। ऐसा क्यों है, क्योंकि प्लेयर बी ये चाहेगा कि ये जो वैल्यूज आई हैं वो कैसी बने, मिनिमम बने। ऐसा वो क्यों चाहेगा, क्योंकि जो भी इसमें वैल्यू, जितनी ज्यादा वैल्यू ऑफ द गेम जो भी आएगी उसके लिए नुकसान का सौदा है। क्यों, क्योंकि ये प्लेयर बी के लिए, ये आपके प्लेयर बी के लिए ये लॉस मैट्रिक्स है, ठीक। तो वैल्यू ऑफ द गेम वो छोटी करने चाहेगा, तो 1/v की वैल्यू वो मैक्सिमाइज करना चाहेगा। दैट्स व्हाई द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज अ मैक्सिमाइजेशन टाइप विच इज इक्वल टू 1/v y1 प्लस y2 प्लस y3, ठीक। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इन दिस केस आपको ये वाली जो इक्वेशन बनी है, दीज आर सिंपलर, क्योंकि आपका लेस देन इक्वल टू वाला है, ठीक, और दूसरा मैक्सिमाइजेशन वाला आपके पास है। तो ये जो अगर आप इसमें सिंपलेस्ट मेथड लगाने की कोशिश करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सिंपलेस्ट मेथड से लगा लेंगे, ठीक है। इस वाले केस में जो पुराना वाला देखा था, इन दैट केस आपके पास क्या आएगा, बिगम मेथड लगाना पड़ेगा, ठीक है, जो कि मुझे लगता है कि समवॉट टिपिकल है एज कम्पेयर टू सिंपलेस्ट मेथड लगाने की, ठीक है। इसमें आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा, स्लैक वेरिएबल ऐड करना है, जो यहाँ पे दिखाया भी S1 S2 S3 को ऐड करना पड़ेगा आपको, ठीक है, तीन इक्वेशन में। और फिर इसको जैसे हम लोग प्रोसीजर है लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड में हमने जैसे देखा था सिंपलेक्स मेथड को, की तरह इसको सॉल्व करना पड़ेगा। उसकी वजह से आपको क्या मिलेगी वैल्यू, y1 y2 और y3 की वैल्यू मिल जाएंगी, ठीक है। सो दीज आर द इटरेशंस, ठीक। तो 3-4 इटरेशन के बाद जब आप इसको सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको जो भी xb के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज हैं वो आपकी क्या आ जाएंगी, y1 y2 और y3 की वैल्यू आ जाएंगी, आपको पता चल जाएगा। इस वाले केस में S2 आया है तो y3 की वैल्यू 0 हो गई, इस वजह से। तो जब ये लास्ट टेबल है, ठीक है, ये क्या है, पहली टेबल जो बनेगी S1 S2 S3 रखेंगे, और CB XB y1 y2 y3 S1 S2 S3 जो सिंपलेक्स मेथड लगाते हैं हम लोग, उस तरह से करना है। 3 इटरेशन के बाद आपको ये वैल्यूज मिलेगी, ठीक है, जिसमें एक तो y1 आया है, S2 आया है और y2 आया है, ठीक है। तो y1 के करस्पॉन्डिंग 8/3 हो जाएगा, S2 के करस्पॉन्डिंग 31/43 आएगा, y2 के करस्पॉन्डिंग 5/43 आएगा, ठीक है। और ये दोनों मेथड में से कोई भी सॉल्व करे आंसर सेम रहेगा ना? हाँ, आंसर सेम रहेगा। मैं बता रहा हूँ Q के लिए करें चाहे हम P के लिए करें। हाँ, लेकिन आपके ये अब 2 मिनट रुक जाओ, मैं पूरी चीज बता रहा हूँ, ठीक है।
लेकिन आपको अभी ये आप क्या किस लिए कर रहे हैं, आप Q1 Q2 को लिए वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरी वैल्यू आपको खाली Q1 Q2 और Q3 के लिए वैल्यू पता करेगा, ठीक है। आपको अभी P1, P2 और P3 की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। वो मैं समझाऊंगा वो कैसे करेंगे, इसी टेबल से करेंगे, कैसे करेंगे उसके थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। अभी तक बिल्कुल क्लियर है ना, ये y1 और y2 की वैल्यू फाइंड आउट हो गई हमारी, और S2 यहाँ पे आया, इस वजह से y3 की वैल्यू मेरे पास 0 आई, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव फंक्शन मेरे पास मैक्सिमाइजेशन वाला था, तो उसके करस्पॉन्डिंग ये क्या था, y1 प्लस y2 प्लस y3 था, तो मेरे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू आ गई, दैट विल बी 13/43, ठीक है। इसमें जो y1 प्लस y2 करेंगे तब आपका ये 13/43 आ जाएगा, ठीक है। ये तो आपको बिल्कुल मेरे ख्याल से समझ में आ जाना चाहिए। इसके बाद मुझे ये किसकी है, ZQ की वैल्यू है, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। अब मुझे पता है वैल्यू ऑफ द गेम, क्योंकि मैंने जैसे माना था, तो ये कैसे, ये ZQ क्या है, मेरा 1/v के बराबर है, तो इसकी वजह से मुझे v की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। तो ये 1/v के बराबर है, या 13/43 जो है 1/v के बराबर है, तो v की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, 43/13 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। और जब मुझे ये पता चल गया कि v की वैल्यू 43/13 है, तो मैं Q1 फाइंड आउट कर सकता हूँ। क्यों ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो मैंने y1 रखा है दैट इज Q1 डिवाइडेड बाई v, ठीक है। तो y1 की वैल्यू मेरी y1 की वैल्यू है, जैसे मैंने बताया y1 की वैल्यू है Q1 डिवाइडेड बाई v, ठीक है। तो Q1 की वैल्यू क्या आएगी, y1 मल्टीप्लाइड बाई v, ठीक है। तो मेरे जो Q1 की वैल्यू आएगी दैट विल बी y1 मल्टीप्लाइड बाई v, ठीक है। v की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली, और y1 की वैल्यू मुझे पास ये है, ठीक। तो इससे मैंने Q1 निकाल लिया, सिमिलरली आप Q2 निकाल सकते हैं, विच इज गोइंग टू बी y2 मल्टीप्लाइड बाई v, ठीक है। और Q3 निकाल सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू y3 विच इज 0 इन दिस केस मल्टीप्लाइड बाई v, ठीक है। तो आपको प्रोबेबिलिटीज पता चली Q1 Q2 और Q3, ठीक है, सबसे पहली चीज। उसके बाद ये तो प्रोबेबिलिटीज पता चल गई आपको Q1 Q2 और Q3 की, ये यहाँ पे सेम चीज लिखी है जो मैंने समझाई यहाँ पे। इसके बाद जो एक्चुअल वैल्यू ऑफ द गेम है, क्यों विच इज हमारे केस में जो 43/13 आया है, उसमें से मेरे को 3 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 43/13 जो मेरे v की वैल्यू आई है, एक्चुअल वैल्यू ऑफ द गेम इसमें से -3 करूंगा। क्यों, क्योंकि मैंने जो स्टार्टिंग था k जो भी कांस्टेंट लिया था आपने, मेरे इन दिस केस मैंने 3 लिया था, तो दैट्स वाई मैं माइनस करूंगा 43/13 में से 3 को, विच इज गोइंग टू बी 4/13, ठीक है। अगर आपने स्टार्टिंग में k की वैल्यू को 6 लिया है, तो इन दिस केस आपको जो भी वैल्यू आएगी, जैसे 43/13 माइनस 6 करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी आपने वैल्यू ली है उसमें से k माइनस कर दीजिए, तो आपका एक्चुअल वैल्यू ऑफ द गेम आ गया, ठीक। तो अब तो एक तो चीज समझ में आ रही है, तो आपको Q1 Q2 Q3 की वैल्यू फाइंड आउट होगी और वैल्यू ऑफ द गेम फाइंड आउट होगी, बट आपके पास P1 P2 और P3 की वैल्यू आपको नहीं पता, वो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक चीज थोड़ी सी यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट है। तो आपका P1 P2 P3 की वैल्यू सिंपली आपको निकल जाएगी, ठीक। अगर आप इसका डुअल निकालने की कोशिश करें, ठीक है, जो इक्वेशंस आई हैं इनका डुअल निकालने की कोशिश करें, तो वो यही वाली इक्वेशंस बनेंगी, ठीक है, जो हमने इनिशियली बनाई थी, ठीक। या तो इसका डुअल निकालने की कोशिश करें तो ये वाली इक्वेशन जो बनी थी वो है। इसका डुअल क्या आएगा, तो राइट हैंड साइड वैल्यू दैट विल बी x1 प्लस x2 प्लस x3, ठीक है, और ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा, और जो भी इक्वेशन बनेगी वो ये वाली बनेगी, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया कि जो भी आंसर रहेगा इसका डुअल रहने वाला। और डुअल को सिंपलेक्स टेबल में हम लोग कैसे देखते हैं, जो हमारा जो स्लैक वेरिएबल्स हैं उनके जो वैल्यूज हैं, ठीक है, तो ये मल्टीप्लाइड बाई -1, ठीक। तो मेरा x1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6/43, ठीक है, और x2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0/-1, और x3 की वैल्यू क्या आएगी, विच इज यहाँ पे क्या आएगी, दैट विल बी -7/43 मल्टीप्लाई बाई -1 इक्वल टू 7/43, ठीक है। तो x1 x2 x3 की वैल्यू पता चल गई, इससे आप लोग P1, P2 और P3 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। ऐसा कैसे करेंगे हम लोग, x1 हमें पता है, P1 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई v था, तो v हमें पता चल चुका है यहाँ से, ठीक है। तो इसमें P1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इससे सिंपली। तो इस तरीके से P1 हमें क्या क्या चीजें पता चल जाएंगी, P1 पता चल जाएगा, P2 पता चल जाएगा, P3 पता चल जाएगा, ठीक है, और Q1 Q2 Q3 हमें पहले ही पता कर लिया, ठीक है। और वैल्यू ऑफ द गेम इस तरह से माइनस कांस्टेंट, वो हमेशा डुअल रहने वाला P और Q, हाँ हमेशा ही रहेगा। एक्चुअल में वो बेसिक्स ही है, आप कुछ वो तो डुअल ही है ना, उसी मैट्रिक्स से बना हुआ है, ठीक है।
एक मैक्सिमाइजेशन वाली प्रॉब्लम है, दूसरी मिनिमाइजेशन वाली प्रॉब्लम है। ठीक, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था स्टार्टिंग में कारपेंटर वाला। ठीक है, कारपेंटर वाला क्या करेगा, अगर मान लीजिए मुझे कारपेंटरी का काम करना है तो मैं दुकान पे जाऊंगा। ठीक, तो जो दुकानदार है वो मेरे लिए सिंपलेस्ट प्रॉब्लम ही सॉल्व कर रहा है। जो मेरा बेनिफिट है, जो मेरे लिए बेनिफिट है, वो दूसरे के लिए लॉस होगा। ठीक है, तो ये डुअलिटी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे हमने यूज करा, ये एक्चुअल में होना ही ऐसा। ठीक, तो मेरा एक सजेशन है आपको, अगर बाय द वे अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आपको करनी पड़े तो आप लोग हमेशा प्लेयर बी के हिसाब से खेलिए। ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपके लिए इजी पड़ेगा, क्योंकि आपको इन दैट केस सीधे सिंपलेक्स मेथड लगाने हैं। ठीक है, आप चाहे तो ये बिग एम मेथड से भी कर सकते हैं, आप प्लेयर ए के हिसाब से खेलेंगे तो आपको बिग एम मेथड लगाना पड़ेगा। ठीक है, दोनों ही केस में आपको प्लेयर ए के हिसाब से बिग एम मेथड लगाना पड़ेगा, प्लेयर बी के हिसाब से क्या करेंगे तो सिंपल सिंपलेक्स मेथड लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरा सजेशन ये है आपको कि प्लेयर बी के हिसाब से खेलिएगा। ठीक है, अगर आपको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक, उसकी वजह से आप लोग सीधे फाइंड आउट कर लेंगे। ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि लेंथी है। ठीक है, और थोड़ा सा मतलब क्या पता आप कंफ्यूज भी हो रहे होंगे, तो मैं एक बार इसको समराइज कर देता हूं। तो सबसे पहले आपका जो मैट्रिक्स है उसमें आप लोग रो मिनिमम और रो मैक्सिमम निकाल के सैडल पॉइंट निकालने की कोशिश करेंगे। अगर सैडल पॉइंट नहीं आया तो उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज आप निकालते हैं वो उन दोनों के बीच में कहीं आंसर आएगा। जो हायर वैल्यू है उससे बड़ा कोई एक कांस्टेंट ले लेंगे या उसके बराबर एक कांस्टेंट ले लेंगे। इस केस में हमने 3 रखा है, आप 6 भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं, जिसको हमने बाद में वैल्यू ऑफ द गेम से सेपरेट करना है। ठीक, और फिर हमें क्या करना है, Q1 Q2 और Q3 रख के यहाँ पे इक्वेशंस बनानी है लीनियर प्रोग्रामिंग की और उनको सॉल्व करना है। और उसकी वजह से लास्ट में जो हमें सोल्यूशन मिलेगा उसके y1 y2 और y3 के करस्पॉन्डिंग, उससे हम लोग को Q1 Q2 Q3 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, और से हमें वैल्यू ऑफ द गेम जो हमारे इस क्वेश्चन के लिए वो फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, और जो वैल्यू ऑफ द गेम इस वाले क्वेश्चन में आई है उसमें से मैं क्या माइनस कर लूंगा, कांस्टेंट जो भी मैंने ऐड करा था स्टार्टिंग में वो माइनस कर लूंगा, तो एक्चुअल जो हमारा आंसर आना चाहिए वो आ जाएगा। ठीक है, और Q1 Q2 Q3 की वैल्यू जो आनी चाहिए वो आ जाएगी। और जो दूसरा जो है आपके P1 P2 P3 के लिए आप X1 X2 X3 चाहिए रहेगा, वो आप स्लैक वेरिएबल्स के जो नीचे है लिखा हुआ उससे सीजे माइनस जेड जे से वो सीधे फाइंड आउट कर लेंगे, जो मैंने यूनिट 1 में भी बताया था, उसको मल्टीप्लाई बाय -1 कर लेंगे। इससे आपको X1 X2 X3 की वैल्यू पता चल जाएगी, उससे उसकी वजह से आपको P1 P2 और P3 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, अब किसी का एक सवाल हो सकता है, शायद कंफ्यूजन हो कि सर हमने k की वैल्यू ऐड करी इसके अंदर मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, तो P1 P2 P3 के अंदर कोई अंतर नहीं आएगा क्या, ऐसा है क्या? तो इसको इस तरह से समझिए कि जब आप यूनिफॉर्मली जब ऐड करेंगे तो प्रोबेबिलिटीज में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, वैल्यू ऑफ द गेम में डिफरेंस आने वाला है। बात समझ में आ रही? जब आप यूनिफॉर्मली सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, आप कोई भी कॉन्स्टेंट्स के अंदर ऐड करें तो वैल्यू ऑफ द गेम तो चेंज हो जाएगा। ठीक है, जिसको आपको बाद में सेपरेट करना पड़ा, बट द प्रोबेबिलिटीज आर गोइंग टू बी सेम। ठीक है, अगर यहाँ पे 2/3 आने वाला है तो वो 2/3 ही आएगा, क्योंकि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको प्रोबेबिलिटीज में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि सीधे सीधे प्रोबेबिलिटीज में कोई भी आपको सब्ट्रैक्शन नहीं करना है कांस्टेंट का, बट वैल्यू ऑफ द गेम में आपको सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। ठीक, और हमारा कांस्टेंट को ऐड करने का रीजन ये है कि अगर आप जब सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और उसमें क्या होगा, ये वैल्यू ऑफ द गेम जो है निकालने के लिए आपको कॉम्प्लेक्स पड़ेगा। ठीक है, तो इस वजह से आप लोगों को वो जो कांस्टेंट है वो ऐड करना जरूरी है। ठीक है, ताकि वो सारी की सारी जो है वैल्यू ऑफ द गेम हमारा जो निकल के आए वो पॉजिटिव टर्म में आए। ठीक है, इस वाले केस में तो एक्चुअल में पॉजिटिव है। ऐसा हो सकता है कि एक्चुअल वैल्यू ऑफ द गेम नेगेटिव में आ रहा हो, उसमें आपने कोई कांस्टेंट जोड़ा तो वैल्यू ऑफ द गेम हमारे उसमें पॉजिटिव में आ जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये जो सिंपलेक्स टेबल है कहीं ना कहीं फंस जाएगी। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ द स्टार्टिंग में आपको जो कांस्टेंट आपने ऐड करा वो जरूरी है ऐड करना। ठीक, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या? तो अगर नहीं है तो हमारा आज ये गेम थ्योरी खत्म हो जाएगा। हेलो, तो हमने आज क्या क्या चीजें देखी, मैं एक बार रिवाइज करा मतलब देख लेते हैं। हमने आज अलजेब्रिक मेथड समझ लिया, इसके साथ में एक अल्टरनेटिव मेथड समझ लिया अलजेब्रिक मेथड के साथ में। उसके अलावा हमने एक अर्थमेटिक मेथड समझ लिया, ग्राफिकल मेथड समझ लिया, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड समझ लिया। ठीक, इसके अलावा आप बुक्स अगर कुछ स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ेंगे तो आपके ये भी मेथड्स भी हैं इसके अलावा। ठीक है, बट ये थोड़े से अलग तरीके के हैं और आपके सिलेबस के अंदर नहीं लिखे हुए हैं। दैट्स व्हाई आई हैव रूल्ड आउट दी मैट्रिक्स मेथड और एनालिटिकल, और जिसको कैलकुलस मेथड भी बोलते हैं। घुमा फिरा के वो भी इसी तरीके से कुछ ना कुछ कर रहे हैं। ठीक, तो आई थिंक किसी इनमें से अलजेब्रिक मेथड में किसी कंफ्यूजन है? सिंपल है, ये 2/2 के लिए काम करेगा।
सिमिलरली अर्थमेटिक मेथड भी 2/2 के लिए काम करेगा, मैं बता दे रहा हूँ। ग्राफिकल मेथड आपका 2/n या फिर m/2 के लिए काम करेगा, और ये किसी भी साइज का लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड आपका किसी भी साइज m/n मैट्रिक्स के लिए काम करने वाला, ठीक है। तो वैसे देखें तो सबसे सीधे सीधे आंसर आपका लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड देगा, बट क्योंकि ये बहुत लंबा है, इस लेंथी है, आपको समझ में आ रहा होगा कि पहले आप तो इक्वेशन बनाइए, उसके बाद उसको सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व करिए, फिर प्रोबेबिलिटीज निकालिए। तो दिस इज लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड इज समवॉट लेंथियर, ठीक है। तो इसके आने के चांसेस काफी कम रहते हैं। कोई कंफ्यूजन है क्या किसी को?